अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 FM गोल्ड आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, मेरे यानी पूजा और मैं हूं अमित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। जी, आप जानते ही हैं कि किसान की बात वो कार्यक्रम है जिसमें कृषि से जुड़े तमाम पहलुओं पर जो जानकारी होती है वो हम साझा करते हैं अपने सभी श्रोताओं के साथ। खासतौर से वो श्रोता जो कृषि कार्यों से या तो सीधे तौर पर या फिर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जुड़े रहते हैं, वो खास तौर से लाभान्वित होते हैं। और जानकारी भरपूर है हमारे पास और बहुत कुछ है आपके साथ साझा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के कार्यक्रम में चूंकि विषय है चारा फसलों की बुआई, साथ में आप सुनेंगे मौसम और बाजार किसान मित्र से की गई बातचीत, साथ ही साथ हम सुनेंगे एक प्यारा सा लोकगीत भी। ये तो हुआ उस कैप्सूल की बात जो कि जुड़ा रहता है इस कार्यक्रम के साथ। लेकिन चूंकि अमित तुमने बताया कि आज का विषय क्या है, तो हम एक बार उस विषय से जुड़ी थोड़ी सी जो जानकारी हमारे पास है वो साझा करें अपने श्रोताओं के साथ। श्रोताओं, आज चारा फसलों की बुवाई और देखभाल विषय पर आप जानकारी सुनेंगे। और हरा चारा, जैसे हम सभी जानते हैं, ये पशुओं के लिए पोषक तत्वों का एक किफायती स्रोत है, लेकिन हमारे देश में इसकी उपलब्धता सीमित है। साथ ही चारे की खेती के लिए सीमित भूमि के कारण चारा फसलों एवं आम चारागाह भूमि से चारे की उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की भी जरूरत है। जी हाँ, चारा फसलों में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, उनका कटाई प्रबंधन, सिंचाई और खाद उर्वरक प्रबंधन सहित तमाम वो चीजें शामिल हैं जिनसे जुड़े सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में शामिल विषय से जुड़ी जानकारी में। चारा फसलों की बुवाई और देखभाल, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना, और इनसे बात कर रही हैं प्रीति। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। इस समय जो समय है वो है रबी की चारा फसलों की देखभाल का, और हमने आमंत्रित किया डॉक्टर RS बाना को स्टूडियो में, क्योंकि जब हम चारा फसलों की बात करते हैं तो आपकी याद बिल्कुल आती है और हम सोचते हैं कि ये जो समय है ये बिल्कुल देखभाल का समय है। तो आप बिल्कुल बीच में आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों पर ही चर्चा कर लेते हैं आज। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है ना? हाँ, अभी क्योंकि ये रबी की फसलों का बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जो चारा फसलें हैं, विशेषकर रिजका, बरसीम और जई, ताकि उनका अच्छा उत्पादन ले सकें। और दूसरा ये है कि अभी गर्मी का मौसम आ गया, तो उस दौरान क्या होता है, हरे चारे की कमी हो जाती है। तो उससे हमारे पशुधन का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, उनको दिक्कत आती है। तो उसका भी ध्यान रखना है, उसका हमें ध्यान रखना है, ताकि हरा चारा हमें गर्मियों में भी मिलता रहे और हमारे पशुओं का जो दूध की मात्रा है वो बरकरार रहे, अच्छा दूध दें और किसानों को लाभ मिल सके। जी, सबको लाभ हो, उनकी आय बढ़े, यही हमारी हमेशा से सोच रही है और यही हमारी सरकार भी सोचती है। इसलिए लगातार कुछ ना कुछ प्रयास किए जाते हैं और नए नए काम भी किए जा रहे हैं इस दिशा में। तो डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं आज का सफर। और यहाँ जरूर कहना चाहेंगे कि डॉक्टर RS बाना वरिष्ठ वैज्ञानिक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जुड़े हैं और आज गोल्ड के स्टूडियो में है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र कर ही दिया है कि रिजका, बरसीम, जई, ये 3 रबी की चारा फसलें हैं जिनकी देखभाल अभी किसान मित्रों को बिल्कुल करनी चाहिए। और इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो सिंचाई प्रबंधन देखना होता है और एक कटाई प्रबंधन। तो इन दोनों के बारे में हमारे किसान मित्रों को बता दीजिए क्या क्या बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हाँ,
क्योंकि अभी तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है। जी। विशेषकर हाँ, गर्मी लगती है अब। जी, तो उसमें क्या होगा कि बार बार ज्यादा पानी उड़ेगा भाप बनकर, तो बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अगर हम रिजका और बरसीम की बात करें तो क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, तो उसमें जो हल्की मिट्टियां हैं हमारी, वहां पे हर 5वें से 7वें दिन में एक सिंचाई जरूर करनी है। जहां भारी मृदाएं हैं वहां पर तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम पानी, बार बार सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन मिट्टियों की पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। तो वहां पे 7 से 10 दिन की अवधि के दौरान जैसे भी आवश्यकता हो पानी देते रहें, ताकि जो हमारा उत्पादन है, विशेषकर रिज का, क्योंकि बहुवर्षीय फसल है और उसमें यदि समय पर पानी देते रहें और सही पोषण उसका करें, तो वो 3 साल तक अच्छा उत्पादन अपने को मिलता रहता है। और गर्मियों में, जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया कि हरे चारे की कमी हो जाती है, तो वो कमी नहीं होगी और हमारा रिज का अच्छा उत्पादन देता रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा भारी मिट्टी, तो वो कौन सी मिट्टी होती है जिसको भारी मिट्टी कहते हैं? हमारी जो मिट्टियां जिसमें क्ले की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि हल्की मिट्टियां मतलब जो रेतीली मृदाएं हैं हमारी, और भारी मृदाएं जिसमें क्ले अधिक हो, दोमट हो गई या दोमट मिट्टी के में और ज्यादा क्ले की मात्रा हो, वो भारी मिट्टियां होती है। तो ये हमारे किसान मित्रों को बिल्कुल वो ध्यान में उनको जी रखना पता है। और वो जो जहाँ भारी मृदाएं होती है उनकी पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि उनमें रंध्र ज्यादा होते हैं और वो ज्यादा पानी सोख लेती है, तो वो कम अंतराल पे वहां पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। हल्की मिट्टियों में क्या होता है, पानी एक तो भाप बनकर तो उड़ता ही है और दूसरा उसमें नीचे चला जाता है जब बहकर। अच्छा। तो जो निक्सालन पानी का होता है, तो उससे पोषक तत्व भी नीचे चले जाते हैं। ज्यादा भर के भी उनमें पानी नहीं देना चाहिए, और क्योंकि पानी ज्यादा एक तो नीचे चला गया, दूसरा भाप बनकर भी उनमें ज्यादा उड़ा, तो उनमें बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। अब कटाई भी कर लेते हैं, कैसे करें? कटाई प्रबंधन का बड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कटाई का अमूमन किसान भाई क्या करते हैं कि जमीन से सटाकर कटाई कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि इससे चारे का ज्यादा उत्पादन मिलेगा, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 8 सेंटीमीटर ऊंचाई से आपको कटाई करनी चाहिए। उससे एक तो ये होता है कि जैसे कवक वगैरह है, कुछ बीमारियां है, कीटाणु है, वो नहीं लगते। दूसरा, कुछ पत्ते बच जाते हैं, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जारी रहता है और जो पुनर्वृद्धि होती है फसल की, वो अच्छे से होती है, ताकि जो अगली कटाई है वो शीघ्र आती है और ज्यादा गुणवत्ता वाला चारा और ज्यादा मात्रा में चारा हमें मिलता है। तो कटाई प्रबंधन में ये जरूर ध्यान रखें कि एक तो ऊंचाई से छोड़ देना चाहिए, कटाई करनी चाहिए, और जैसे ही कटाई करें तुरंत एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए। और जैसे कि बहु कटाई वाली जई की किस्में है, तो उसमें एक हल्की 10 से 15 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर डाल देना चाहिए, ताकि जो शुरुआती अवस्था में जो वृद्धि होती है वो शीघ्र हो जाए। हालांकि रिजका और बरसीम में खड़ी फसल में यूरिया देने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जो शुरुआती बढ़वार है उसको बढ़ाने के लिए 4-5 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर की दर से थोड़ा बहुत बिखेर देते हैं। उससे जो शुरुआती वृद्धि तीव्र होने से फिर प्रकाश संश्लेषण सुचारू रूप से होता है, और जो अगली कटाई है उसमें चारे की मात्रा बढ़ जाती है। जी, तो ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है हमारे किसान मित्रों को, जिन्होंने रिजका, बरसीम और जय की खेती की है। अब आ जाते हैं बसंत काल पे, और बसंत काल तो आ चुका है। चारा फसलों की बुआई का समय भी हो चुका है, क्योंकि फरवरी का महीना लगभग समाप्त हो चुका। तो चारा फसलों में बसंत काल की बात करें तो बाजरा, ज्वार, मक्का, लोबिया, गवार, इन सभी के ऊपर में हमारे किसान मित्र ध्यान दे रहे होंगे। तो उचित समय कौन सा है? जो ये मार्च का महीना है, ये हमारे जो गर्मी में बुआई का सबसे उचित समय है। हालांकि चारे वाली फसलें अप्रैल में जब गेहूं कटता है, अप्रैल के मध्य तक भी बुआई करते हैं, कई बार अप्रैल के अंत तक भी बुआई करते हैं, पर जो सबसे अधिक गुणवत्तापूर्ण और सबसे अधिक जो उत्पादन होता है चारे का, वो मार्च का महीना है, गर्मियों का जो चारा लेने का। बिल्कुल सही समय पे हमने कार्यक्रम रखा है और आपको बुलाया है ना? जी जी बिल्कुल। जी, तो ये समय बिल्कुल सटीक समय है, तो आप इस समय सोच सकते हैं हमारे किसान मित्र। बीज की मात्रा पर भी मैं सोच रही थी, आप आए हैं तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा बनती है। जी जी, बीज का ये है कि जो हम अमूमन फसल लेते हैं दाने के लिए, उसका लगभग हमें 2 गुना बीज लेना पड़ता है, ताकि हमें जो चारा है वो थोड़ा घना उगे और आपस में प्रतिस्पर्धा करे पौधे, ताकि वो जो बढ़वार है वो शीघ्र हो।
तो एक तो चारे की मात्रा भी ज्यादा होगी, ज्यादा बीज, दुगुना बीज लेंगे तो दूसरा उनकी वृद्धि जो लंबाई है वो बढ़ जाती है पौधों की, अच्छा। आपस में प्रतिस्पर्धा करने तो से। जितना आप लेते हैं उससे डबल लेना लगभग चाहिए। डबल लेना है। जैसे कि बाजरे की हम बात करें तो बाजरे में चारे के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर लें। ऐसे ही जो अपना ज्वार है उसमें लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर लें। मक्का में 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर ले सकते हैं। ग्वार में भी लगभग 35 से 40 किलोग्राम लें, और जो लोबिया है उसमें 50 से 55 किलोग्राम तक आप बीज ले सकते हैं लगभग चारे के लिए। तो ये बीज लें, और बीज का अमूमन किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि घर का ही बीज उपयोग में ले लेते हैं। जो पहले कोई भी बीज बचा हुआ है चारे में उतनी वरीयता नहीं देते कि उसमें उन्नत बीज ले। पर यहाँ पे जोर देकर कहना चाहूंगा कि जो उन्नतशील किस्में हैं वो विशेषकर चारे के लिए ही बनी है, उनको लेना चाहिए। उनमें एक तो चारे का उत्पादन अधिक तो होता ही है, साथ ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पौधे में नहीं होने चाहिए, उनको ब्रीडिंग के तहत जो अनुसंधान होते हैं उसके तहत निकाल दिया जाता है, और वो चारे की गुणवत्ता चारे वाली किस्मों में अधिक होती है। तो जो संस्तुत किस्में होती है चारे के लिए उनका बीज उपयोग करें तो वो पशुओं के लिए भी ज्यादा सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होती है, और उत्पादन भी अधिक मिलता है। डॉक्टर बाना, आपने किस्मों का जिक्र किया है, तो कौन कौन सी किस्में बेहतर है, मैं चाह रही थी थोड़ा सा इस पे नजर डाल लें, और बीज कहाँ से सही मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, ताकि उत्पादन अधिक हो। ये भी हम सबकी सोच रहती है, तो ये भी बता दीजिए। पहले मैं आपके जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा है उसको उसको लेना चाहूंगा, क्योंकि जो आप जो चारे के लिए बीज लें वो सरकारी संस्थानों से लें तो उनकी वो जो गुणवत्ता की एक गारंटी होती है। आप ICAR के जो हमारे संस्थान है वहां से ले सकते हैं। झांसी में एक चारे पर ही अनुसंधान का कार्य करने वाला जो होते हैं जी संस्थान है हमारा, तो वहां से लें, या जो विश्वविद्यालय हैं, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय बीज निगम या राज्यों के अपने बीज निगम भी होते हैं, वहां से लें। यदि बाजार से आप बीज खरीदते हैं तो एक पक्का बिल जरूर लें, क्योंकि कई बार अनहोनी हो जाती है। तो उस तो हम सबके लिए कहते हैं कोई भी सामान ले तो उसका पक्का बिल आपको लेना चाहिए, ये आपका अधिकार है। जी। तो इस तरह से बीज खरीदने में ध्यान रखें। और जो बात रही किस्मों की, तो मक्का में जो हमारी पुरानी किस्म है अफ्रीकन टाल, वो बहुत अच्छा उत्पादन देती है। उसके अलावा भी कुछ किस्में हैं जैसे कि अफ्रीकन टाल। तो ये बाहर का लग रहा है मुझे, तो अफ्रीका आपने बोल दिया ना। पर नहीं, ये भारत में काफी सालों से इसका उपयोग हो रहा है और अच्छा उत्पादन देता है। इसके अलावा J1006 है, प्रताप मक्का चरी जो MPUAT उदयपुर से निकली हुई है वो है। इसके अलावा विजय है। तो ये किस्में हैं मक्का की जो बेहतर चारे का उत्पादन देती है। इसके अलावा ज्वार की अगर हम बात करें तो पूसा चरी 106 है, पूसा चरी हाइब्रिड 109 है, पूसा चरी 615 है। ये बहु कटाई वाली किस्में हैं, और चारे की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, और जो उत्पादन है वो भी अधिक मिलता है। बाजरे की हम बात करें तो AVKB 2 है, AVKB 19 है, राज बाजरा चरी 2 है। ये किस्में हैं जो चारे के लिए उपयोग में लेते हैं। लोबिया और गवार भी बता दीजिए। जी, ग्वार में हम बात करें तो जैसे दुर्गापुरा सफेद है, काफी पुरानी किस्म है और अच्छा उत्पादन देती है, दाने के लिए भी और चारे के लिए भी हम उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा बुंदेल लोबिया 2 है, बुंदेल लोबिया 3 है। ये किस्में हैं जो लोबिया की है, और ग्वार में बुंदेल ग्वार की भी किस्में हैं जो बुंदेलखंड के नाम से है, क्योंकि वो जो हमारा चारागाह का ICAR का संस्थान है वो बुंदेलखंड में है, झांसी में है। तो वहां से बुंदेल ग्वार 2 और बुंदेल ग्वार 3 भी किस्में हैं जो ग्वार की है। डॉक्टर साहब, आपने जो किस्में बताई हैं ये जैसे हमें तो पूरा भारत सुन रहा है, तो सभी जगह के लिए सही है या ऐसा है कि एक इलाके में एक अधिकतर किस्में सभी जगह के लिए संस्तुत है। जो मैंने सभी जगह के लिए संस्तुत है वो किस्में बताई है, तो ये लगा सकते हैं। जी। मैं सोच रही थी थोड़ा पोषक तत्व प्रबंधन भी कर देते हैं ताकि बेहतर फसल मिल सके। क्या कहना चाहिए? चारे के लिए भी पोषक तत्व प्रबंधन उतना ही महत्व है जितनी दाने वाली हमारी फसलें होती है, ताकि हमें उत्पादन तो अच्छा मिले ही, मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो भी हमें लगातार बनाई रखनी चाहिए। तो गर्मी में यदि आप अंतः फसलीकरण करते हैं, दलहन वर्गीय जो जैसे लोबिया है और ग्वार है, दलहन वर्गीय चारे की फसलें हैं, उनको आप ज्वार बाजरा या मक्का जो धान्य वर्गीय फसलें हैं उनके साथ लगाते हैं तो मृदा उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहती है, और जो चारा होता है उसमें पोषक तत्व भी अधिक होते हैं जो पशुओं के लिए लाभप्रद होते हैं।
और जो खाद और उर्वरक देने की बात है वो बुआई से पूर्व ही चारा फसलों में जो देते हैं उसकी तो मात्रा ये है कि जो ज्वार, बाजरा और मक्का है उसमें 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, थोड़ा सा अधिक मात्रा में नाइट्रोजन इसलिए लेते हैं कि ये जो बढ़वार है उसको बढ़ा दे, तो 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है, उसकी 1/3 मात्रा, और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम ये पोटास, उसकी पूरी मात्रा बुआई से पूर्व डाल दें। नाइट्रोजन की जो शेष बची हुई खुराक है, जो 1/3 अभी लेते हैं, बाकी जो 1/3 बची हुई दो भाग हैं, हाँ जी। उनको पहली और दूसरी सिंचाई के साथ हमें देना है। और यदि गोबर की खाद उपलब्ध है तो उस दशा में 5 से 10 टन गोबर की खाद जरूर डाल देनी चाहिए बुआई से बेहतर होती है। वो बेहतर रहती है। कम से कम हर वर्ष भी नहीं तो हर दूसरे या तीसरे साल गोबर की खाद खेतों में डालते रहना चाहिए, ताकि पोषक तत्व तो मिले ही, जो सूक्ष्म जीव है मृदा में वो भी बढ़े और जो मृदा की जल धारण क्षमता है उसमें भी विकास हो। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक प्रश्न मैं सोच रही थी आपसे पूछ लेते हैं, लगभग समय तो हो गया है, इसमें खरपतवार भी परेशान करते हैं क्या? जी, चारा फसलों में अमूमन किसान ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो ऐसा लगता वनस्पति है ही कि है। हाँ। परंतु क्या होता है कि जो प्रकृति ने खरपतवारों को ऐसी क्षमता दी है कि वो फसलों से ज्यादा प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो चारा जो फसलें हैं उनमें भी खरपतवार नियंत्रण जरूर करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि बहुत आसान तरीका है, जैसे ही बुआई करें उससे 2 से 3 दिन के अंदर पेंडिमिथालिन दवाई आती है, वो डाल दें, वो उसका स्प्रे कर दें, ताकि जो खरपतवार शुरुआती अवस्था में जमेंगे ही नहीं। फिर चूंकि हम बीज दर अधिक रखते हैं तो बाद में जो खरपतवार हैं वो उनको चारा की जो फसलें हैं वो उगने ही नहीं देगी। तो जो सबसे बेहतरीन तरीका है पेंडिमिथालिन दवा 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टर की दर से पहले ही डाल दें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बुआई करने के 2 से 3 दिन बाद ही डाल जी दें। जी जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए। जी धन्यवाद। चारा फसलों की बुवाई और देखभाल, अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ वैज्ञानिक पूसा संस्थान डॉक्टर RS बाना, और इनसे बात कर रही थी प्रीति। श्रोताओं, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बेहद ही लाभप्रद होगी और आपको इससे काफी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। अमित, हम जानते हैं कि कार्यक्रम का वक्त आगे बढ़ रहा है, तो और भी सेगमेंट्स हैं हमारे कार्यक्रम के जिन्हें हमें आगे बढ़ाना है, और तुम समझ गए हो मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। आपका इशारा जो है वो किसान मित्र की तरफ है, क्योंकि किसान की बात कार्यक्रम हो और किसान मित्र से बातचीत ना हो तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। क्योंकि किसान की बात कार्यक्रम के अंतर्गत हम किसानों के बीच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके अनुभवों को जानते हैं, क्योंकि जो सच्चाई है वो उस धरातल पर जाकर ही पता चल पाती है। जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं हमारे किसान मित्र से हुई ये बातचीत। किसान की बात हम सब के साथ। मेरा नाम देवांग शुक्ला है। मैं गोरखनाथ गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। देवांग जी कौन सी खेती करते हैं? जी, मैं मशरूम की खेती करता हूँ और लोगों को उसके विषय में जागरूक भी करता हूँ। अगर मैं मशरूम की बात करें तो निम्नतः बटन मशरूम, जैसे आप नॉर्मली मार्केट में देखते होंगे, अंडे की तरह होता है। और दूसरा देखें तो ढिंगरी मशरूम, जो एक तरह से फूल की तरह मतलब होता है, आप मार्केट में यहाँ पे कम ही देखते हैं लोग। और मिल्की और पैडिस्ट्रा मशरूम होता है। अगर सबसे कम लागत और कम समय में अगर मशरूम को देखा जाए तो हम ढिंगरी मशरूम को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। मतलब उसको आसान तरीके से कोई भी किसान कम लागत से उसको स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, इसकी पैदावार के बाद जो इसका उत्पादन होता है वो कहाँ कहाँ आप करते हैं? जी, अब देखिए, जैसे हमारा यहाँ पे गोरखनाथ क्षेत्र में है, एक रूम पड़ा हुआ था, उसी में हमने इसका सेटअप किया है। तो लगभग यहाँ पे 10 कुंटल के आसपास हमने इसका उत्पादन किया और उत्पादन करने के बाद कुछ अपने स्रोतों से और अन्य माध्यमों से में इसका बिक्री कराया गया। तो अगर प्रोडक्ट के रूप में देखा जाए तो मशरूम के बिस्किट हो गए, अचार हो गए और जेली हो गई, आजकल चाउमीन हो गया और पकौड़े हो गए। तो कई रूप में इसको हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। और देखा जाए तो ये बहुत ही पौष्टिक चीज है, जिसमें प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और कई सारे मतलब विटामिन डी का एकमात्र ये स्रोत है
सब्जियों के रूप में, और किसानों को जागरूक करते हैं। कुछ व्यक्तिगत रूप से भी अगर जितना संभव हो सके कैसे वो अपनी आय को दुगनी करें या कैसे इससे लाभ अर्जित करें, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। देवांग, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 FM गोल्ड आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात पूजा और अमित के साथ। और हम अब जिस सेगमेंट में हैं कार्यक्रम के, वो एक बेहद अहम पहलू से जुड़ा है जो कृषि कार्यों को बहुत हद तक प्रभावित करता है, यानी हम बात कर रहे हैं मौसम की। जी, तो मौसम का हाल आप सबके साथ आइए बांटते हैं हम। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि बीज वाली सब्जियों पर चेपा के आक्रमण पर विशेष ध्यान दें। सब्जियों की तुड़ाई के बाद छिड़काव करें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद 1 सप्ताह तक तुड़ाई ना करें। मूंग और उड़द की फसलों की मार्च में बुवाई के लिए किसान उन्नत बीजों की बुवाई प्रारंभ करें। बुवाई से पहले बीजों को फसल विशेष राइजोबियम तथा सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया यानी पीबीएस से अवश्य उपचारित करें। तो ये था मौसम का हाल और कृषि परामर्श। तो ये थी बात मौसम की, और अब रुक करते हैं बाजार का। चलो पगडंडी से मंडी। दर से सब्जियों के भाव कुछ इस प्रकार हैं। भिंडी 55, ककड़ी 25, जिमीकंद 12, करेला 50 और लहसुन 60 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। वहीं अगर हम बात करें फलों की, अंगूर 40, चीकू 20, अनार 100, बेर 20 और सेब 120 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध हैं। तो ये थे आज के बाजार भाव। जी हाँ, मौसम का हाल और बाजार भाव ये आपको पता चल गया। और आप जानते ही हैं कि वक्त यानी मौसम का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो मौसम कौन सा चल रहा है? मौसम है बसंत का। जी हाँ। और आया बसंत जाड़ा उड़ंत, बचपन में सुनी ये कहावत आज भी मन में खट्टी मीठी यादों का गुलदस्ता तैयार कर ले चलती है हमें उस ओर जहां वासंती हवाओं में हिलोरे लेते पींग पर झूलते बच्चे हैं, तो खेत में काम करते किसान भाई बहनों के संवेद स्वर में उठती संगीत रागनी पर झूमता इठलाता समा भी है ना? जी हाँ श्रोताओं, किसान का सीधा संबंध अपनी भूमि से है, वहाँ की मिट्टी और वहाँ की हवाओं से होता है, और लोकगीत भी हमें सीधा वहाँ की मिट्टी से जोड़ता है और अनुभव कराता है उस क्षेत्र और उसकी पहचान से। जी, तो आप समझ ही गए हैं कि हम अब आपके साथ सुनने वाले हैं ये बेहद खूबसूरत पंजाबी लोकगीत। आवो सामने
श्रोताओं, अभी आप पंजाबी लोकगीत सुन रहे थे। उम्मीद है ये गीत आपको बेहद ही पसंद आया होगा। और अब कार्यक्रम को संपन्न करने का समय हो गया है। और दोस्तों, अगर आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, अपने विचार हमें भेजना चाहते हैं, हमसे साझा करने चाहते हैं, तो kkbongold@gmail.com पर आप हमें लिख सकते हैं। जी हाँ, kkbongold@gmail.com हमारा मेल आईडी है। इसके जरिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और फिलहाल आज का अंक यहीं समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहेंगे। पूजा और अमित को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी।